सुबह के 10 बज रहे थे। मैं रोज की तरह अपने कार्यालय पहुंच चुका था। मेहुल मेज पर डाक रख गया था, जिसमें अधिकतर खाकी रंग के सरकारी लिफाफे या आम आदमी के कुछ प्रार्थना पत्र होते, जिन्हें वे लोग अपनी कितनी आशाओं से लिखते होंगे कि कलेक्टर साहब के पास चिट्ठी पहुंच गई तो काम हो जाएगा। बेचारे अगर सिस्टम को समझते तो इतनी आशा ना करते। मैंने अनमाने ढंग से लिफाफे के ढेर को देखा कि एक रंगीन लिफाफे ने मेरा ध्यान बरबस ही आकृष्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शहर से किसी पहाड़ी गांव जाने वाली सामान्य स्थानीय लोगों से भरी बस की खिड़की से कोई विदेशी टूरिस्ट कोतूहल भरी निगाहों से बाहर झांक रहा हो। वो सरकारी या आम आदमी की चिट्ठी नहीं, बल्कि हैंडमेड पेपर का सुर्ख प्याजी रंग का कलात्मक लिफाफा था, जिसे मैंने लपक कर उठाया और अधीरता से प्रेषक का नाम ढूंढा, मगर मायूसी ही हाथ लगी। बस मार्कर पेन से कलात्मक हस्तलिपि में श्री राजेश, अपर जिला अधिकारी, फैजाबाद ही लिखा था। तुरंत लिफाफा खोलने हेतु अधीर होते अपने मन को किसी प्रकार मैंने नियंत्रण कर उस उत्सुकता बढ़ाते लिफाफे को रख दिया कि घर पर इत्मीनान से देखूंगा। घर पहुंचते ही पेपर कटर से बहुत सावधानी और प्यार से लिफाफा ऐसे खोला कि जरा सा गलत कट कहीं प्रेषक की भावना को आहत ना कर दे। नाम ढूंढने को आतुर निगाहें सबसे पहले पत्र के अंत में पहुंच गई। आपकी पिंकी पढ़ते ही मुझे किन भावनाओं ज्वर ने घेर लिया कह नहीं सकता। पिंकी का पत्र, वो भी इतने अंतराल के बाद। मेरा पता उसे कैसे मिला, उसके क्या हाल हैं, आजकल क्या कर रही है, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए उत्सुकतावश मैं पत्र पढ़ने लगा। आदरणीय सर, यह आदरणीय ना तो शब्द मात्र है, ना ही कोई औपचारिक संबोधन। आज मैं यह फील कर पा रही हूँ कि आपके प्रति मेरे मन में कितना आदर है। सर, आपके आशीर्वाद, प्रयास और गाइडेंस का ही परिणाम है कि मैं MBBS हो गई हूँ, और इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। अगर आप मेरे जीवन में ना आए होते तो मैं आंधी में सूखे पत्तों सी जाने कहाँ खो गई होती। सर, ये सफलता तो कुछ भी नहीं। आपने जिस तरह मुझे और मेरे जीवन को बदल दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। सर, आप ही मेरी फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड हैं। मुझे लगा मैं आगे कुछ ना पढ़ सकूंगा। पता नहीं पिंकी की सफलता की खुशी थी या उसकी भावनाएं मुझे दिए जा रहे श्रेय था, या पुरानी स्मृतियों का झंझलावत। लेकिन मेरे मनोदशा जाने कैसी हो गई थी। बाहर आकाश में काले बादल घिर रहे थे और बिजली चमक रही थी, पर उससे कहीं अधिक तेजी से मेरे मन का मौसम बदल रहा था। एकाएक खिड़की से आती तेज हवाओं से मेरे हाथ में पत्र प्रकपित होने लगा, पर उससे कहीं अधिक वेग से प्रकपित होते मेरे मन कहां भटकते हुए मेरे उस अतीत में पहुंच गया, जो अवचेतन में आज भी चैतन्य था। मैं अपने गांव में रहकर इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के साथ मेरिट में भी स्थान पाया था। यह सोचकर कि कहीं प्रतिभाशाली भांजा साधनों के अभाव में अपनी मंजिल तक पहुंचने से वंचित न रह जाए, इसलिए मेरे एडवोकेट मामा आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अपने साथ इलाहाबाद ले गए। हालांकि मुझसे बहुत स्नेह करने वाले मामा मामी ने मुझे अपने बेटों की तरह ही रखा था, परंतु उस उम्र में भी आत्मसम्मान को समझने वाले मेरे मन में आत्मनिर्भरता होने की गहरी आकांक्षा थी। इसलिए मैंने अपनी जिद से पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने के लिए मामा को राजी कर लिया था। मामा मामी चकित थे। उनका इंटरमीडिएट
भांजा 9 तक के बच्चों को किस कुशलता से ट्यूशन पढ़ाता था। कुछ समय बाद इसमें डॉक्टर माता पिता की इकलौती बेटी पिंकी भी शामिल हो गई थी, जो हर तरह से मेरी विपरीत थी। जहां मैं साधारण कपड़े पहनने वाला, गंभीर, सीधा सादा व पढ़ाकू किस्म का था, वहीं पिंकी एकदम बिंदास, फैशनेबल, चुलबुली और खूबसूरत व मस्त मौला थी। पिंकी की चंचल आंखों में मॉडल बनने का ख्वाब बसा था। 11वीं कक्षा में औसत से भी कम मार्क्स आने पर उसके पिता ने अपने मित्र यानी मेरे मामा से चर्चा की, तो मामा जी ने ट्यूशन के लिए मेरा नाम सुझाया, तो मैंने उसका ट्यूटर बन गया। उस समय मैं बीएससी अंतिम वर्ष में था। इसके बाद ही वो आने लगा, जिसे मुझे धर्म संकट में डाल दिया। जाहिर सी बात थी कि फिल्म देखने, चैटिंग, शॉपिंग करने, बॉलीवुड के ऑफर्स, वह अफवाहों में रुचि लेने वाली पिंकी का मन पढ़ाई में कम लगता था। शायद उसके पेरेंट्स को उसके स्वभाव का अंदाजा हो गया था। माता पिता दोनों ही नर्सिंग होम में आवश्यकता से अधिक व्यस्त रहते थे, इसलिए स्कूल के अलावा घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। यही कारण है होंगे कि उसने मुझसे ऐसे व्यवहार शुरू किया। कभी मासूम बनकर पिंकी ऐसे प्रश्न करती कि मैं पसीने पसीने हो जाता, तो कभी हॉट पैंट, मिनी स्कर्ट जैसी ड्रेस पहनकर आती, कभी मोबाइल में फ्रेंड्स के नोटी मैसेज दिखाती, तो कभी मेरी गर्लफ्रेंड या डेटिंग के बारे में पूछती। सच कहूँ तो उसके व्यवहार में मैं पसोपेश में पड़ जाता कि कल से पढ़ाने आऊं या ना आऊं, पर मेरा मन इस परिस्थिति को एक चैलेंज की तरह लेने को कहता। मैं पिंकी के व्यवहार के कारण खोजने का प्रयास करता और उसके पेरेंट्स को ही उत्तरदायी पाकर मुझे पिंकी से सहानुभूति हो ही जाती। मैं समझ सकता था कि टीनेजर तभी भटकते हैं जब उनको समझाने और स्नेहपूर्वक व्यवहार करने या समय तक देने वाले घर में अपना कोई ना हो। हार्मोन्स की क्रियाशीलता, यौवना आरंभ के समय होने वाले दैहिक परिवर्तन, सामाजिक मर्यादाओं की सीमा रेखा लांघने के रोमांच, अनजाने आकर्षण की भूल भुलैया आदि के ऐसे प्रभाव होते हैं जिन्हें ना तो कहा जा सकता है ना ही सहा जा सकता है। मादक वसंत ऋतु की गुदगुदाती बयार, फागुन के रंगों की बौछार, सावन की पहली फुहार, सब तो उस अनुभूति के सामने फीके से लगते हैं। कभी बिना बात ही मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाए कि गुनगुनाने की इच्छा हो, तो कभी अंधेरे कमरे में चुपचाप यूं ही आंसू बहाने का सबक भी समझ ना आए। हाँ, यह चाहत जरूर होती है कि कोई तो केयर करने वाला ऐसा अपना हो जिससे सब शेयर किया जा सके। परिवार में ही ऐसा अपना होना जो विश्वसनीय हो, अनुभव हो, अंतरंग हो, जो कितना सहज हो जाता है, लेकिन केयर शेयर करने वाला बाहरी होने पर बहुत संवेदनशील स्थिति होती है। भावुक टीनेजर को सरलता से प्रभावित कर अपनापन जताकर प्राय गलत लोग कुश्ती इरादों में सफल हो जाते हैं। यह तो नहीं कहूंगा कि मैं यौनावस्था के उद्वेगों से अछूत था, बल्कि सच कहूं तो कभी कभी मैं भी सम्मोहित सा हो जाता था। देह से आती विदेशी परफ्यूम की खुशबू, एकाएक में कानों में गूंजती पिंकी के रुमानी शब्द, उसकी छेड़खानी, मुझे लगता कहीं मैं बहक ना जाऊं। परंतु उसी समय मेरे माता पिता का चेहरा मेरे सामने घूमने लगता। अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर किन अपेक्षाओं से उन्होंने मुझे भेजा था, मैं भटक गया तो मेरे सिविल सर्विसेज के सपने और उन अपेक्षाओं का क्या होगा? क्या मैं मामा मामी या पिंकी के पेरेंट्स का भरोसा तोड़ सकूंगा? पिंकी तो
नादान है, पर क्या मैं विश्वासघात के आरोप और अपने टूटे सपनों के साथ जी सकूंगा? बस मेरे मन में उपजते ऐसे ही प्रश्न भटकने से रोक लेते। सच तो यह भी है कि मुझे विश्वामित्र व मेनका का प्रश्न जीवंत होता सा लगता। उस दिन तेज बारिश में छतरी के बावजूद मैं भीग गया था। मुझे भीगा देखकर पिंकी ने छत पर म्यूजिक लगाकर रेन डांस का प्रस्ताव रखा। मेरे इनकार करने पर भी वो मेरा हाथ खींचते हुए ऊपर ले गई। मैं बेखस्ता बोल गई, आई लव यू। तो मैं नाराज होकर उसके घर से वापस आ गया। उस दिन मेरी उलझन चरम पर थी। मेरे मन ने कहा, कल से बिना कुछ कहे पिंकी की ट्यूशन बंद। लेकिन मेरी दीवार पर लिखी स्तुतियों में से वो स्तुति जैसे चमक उठी कि अंधकार को धिक्कारने से बेहतर होता है दीप प्रज्वलित किया जाए। तब मेरे पास मोबाइल फोन भी ना था। मैंने तुरंत कागज पेन उठाकर पत्र लिखना आरंभ किया। प्रिय पिंकी, यह प्रिय ना तो शब्द मात्र है, ना ही कोई औपचारिक संबोधन। मुझे पता है तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति कोई आकर्षण है। तुम भी मुझे प्रिय हो, परंतु उस रूप में नहीं जैसे तुम समझ रही हो। जैसे किस परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रिय होते हैं, वैसे ही मैं तुमको भी अपना समझता हूँ। बस तुमको यह पता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे न केवल अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं, बल्कि मुझ पर कितना विश्वास भी करते हैं। उनको तुमसे भी कितनी अपेक्षा है। वो तो बस यही समझते हैं कि तुम बचपना तुम में बहुत है। तुम चंचल, स्पष्टवादी वह बहुमुखी हो, पर उनको तुम पर बहुत विश्वास है। मुझे पता है ऐसे नेचर के बावजूद तुम भीतर से कितनी अकेली हो, कितना इनसिक्योर फील करती हो। क्यों सोशल गैदरिंग एंजॉय करने और पार्टियों में चहकने वाले प्राय अंदर से तन्हा होते हैं। मुझे पता है तुम किसी अपने को तलाशती रहती हो जो तुमको समझ सके, तुमको चाहे, सराहे और तुम भी उसको चाहो। पर यह मत भूलो कि भावनाओं की चंचल सरिता में बहते हुए इमोशनल फूल बन जाना समझदारी नहीं होती। और प्रेम के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम्हारे जैसे लोग जिसे लव कहते हैं या समझते हैं, वो दरअसल टाइम पास से अधिक कुछ भी नहीं होता। यह क्रश या इन्फेचुएशन भी नहीं होता। यह बात तो रियलाइज तो करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पिंकी, क्या तुम्हारा कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है? बस वर्तमान को एंजॉय करते हुए बर्ताव बर्बाद कर देना ही जिंदगी होती है। साधनों के अभाव में मैंने मेरे स्ट्रगल की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुमको इतने सक्षम और समर्थ पेरेंट्स मिले हैं, माना वो तुमको समय नहीं दे पाते हैं तो क्या तुम उनको इतनी बड़ी सजा दोगी? तुम क्या समझती हो वह तुम्हारी इन हरकतों को बचपना समझकर भूल जाएंगे? नहीं पिंकी, वो टूट जाएंगे। उनको आशा है कि उनकी बेटी भले ही चंचल हो, लेकिन अंततः वो अपनी मंजिल पा लेगी। तुम्हारी ऐसी भूल को वो अल्हड़ता कहकर माफ नहीं कर पाएंगे। कम से कम मैं तो विश्वासघात नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत साधारण परिवार का हूँ, जिसका अब सपना सिविल सर्विसेज है। मेरे पूरे परिवार को मुझसे बहुत आशाएं हैं और मैं चाहकर भी भटक नहीं सकता। तुम भी डॉक्टर बनना चाहती थी और वो तुम्हारे पेरेंट्स की इच्छा नहीं, तुम्हारा सपना था। आज की इस चकाचौंध भरी जिंदगी की मरीचिका में तुम भटक गई हो। तुम्हारे मार्क्स कम होने का कारण यही है। तुम पढ़ने में खराब हो, बल्कि तुम पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रही हो। अगर तुम ठान लो तो क्या नहीं कर सकती हो। कितना अच्छा हो अगर हम अपने सपनों को साकार करें। लाइफ को एंजॉय करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन अगर हमने आज को खो दिया तो जीवन बनाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी का बहाना करके कल से आना बंद कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम दिल की अच्छी हो और अपने को बदलने का प्रयास करोगी। अगर तुम अपने को बदल सकी तो मैं उसे ही तुम्हारा एक गिफ्ट समझ लूंगा। तुम्हारा सिर्फ एक गाइड
पिंकी को वो पत्र देकर मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यस्त हो गया। आईएएस की परीक्षा में 2 बार साक्षात्कार देने के बाद भी असफलता की मायूसी को पीसीएस में चयन में कुछ सीमा तक कम तो किया ही था। अब मैं वर्तमान में लौट चुका था और संयंत्र होकर शेष पत्र पढ़ने लगा। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो आज मैं क्या होती, इसकी कल्पना तक मुझे शर्मसार कर देती है। आपके लेटर ने मुझ पर क्या प्रभाव डाला मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी जिद से राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग के लिए चली गई और जब पहले प्रयास में ही मेरी मेडिकल में सिलेक्शन हुआ तब से ही आपको ढूंढ रही हूँ। आपको मैंने कहा नहीं ढूंढा, सभी सोशल वेबसाइटों पर सर्च किया पर कोई फायदा नहीं। वो तो एक दिन न्यूज़ चैनल पर आप जिला अधिकारी फैजाबाद के तौर पर आपको देखा तो तुरंत आपको पहचान लिया। सर, आज के समय में बिना मोबाइल नंबर, ईमेल या पते के आपका मिल जाना भगवान का आशीर्वाद ही लगता है। मम्मी पापा ठीक हैं और आपको सर प्लीज रिप्लाई जरूर करना, पर लेटर नहीं, नीचे लिखे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिएगा। बाकी बातें बाद में। आपकी पिंकी। इतना पढ़कर मैं भावुक हो गया और पिंकी को फोन करने के लिए मोबाइल फोन उठा लिया।